सो हे, क्या आप भी रोज टाइम टेबल बनाते हैं और उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं? आज इस नंबर पर मैसेज कीजिए और चूज करिए अपना मेंटर मेंटर्स कैफे से, जो आपको आपकी एंटायर जर्नी के लिए गाइड करेगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू शकुंतास। आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट, श्लोक वत्सल। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे श्लोक के एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन से। तो श्लोक, कैसे हो तुम? एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दो अपना। हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ सर। मेरा नाम श्लोक वत्सल है। मैं रांची झारखंड से हूँ और मैं भी एक क्लास 12 का स्टूडेंट हूँ साइंस स्ट्रीम में। और मैं भी तैयारी कर रहा हूँ आगे के एग्जाम्स की। हम्म जैसे कि मुझे बताया गया कि श्लोक ने एनटीएससी और केवीपीवाई दोनों जो मेजर लीग एग्जाम्स होते हैं उसे इसने क्रैक करा है और काफी अच्छे रैंक से क्रैक करा है। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेट्स श्लोक। थैंक यू। और कैसी थी तुम्हारी जर्नी, लाइक एग्जाम्स क्रैकिंग जर्नी, कि केवीपीवाई एनटीएससी की जर्नी कैसी रही तुम्हारी? अगर जर्नी के लिए शुरू करें तो वो थोड़ी सी पहले शुरू हो गई थी। मतलब अर्ली क्लासेस में मैं जो लोकल एग्जाम्स होते हैं या फिर जो प्राइवेट एग्जाम्स होते हैं उन सबको दिया करता था। ठीक ठाक रैंक मेरी आ जाती थी। पहला मेजर एग्जाम मैंने दिया था एनएससी जेएस, जो जूनियर साइंस ओलंपियाड होता है। वो क्लास 9th में मैंने दिया था। वो मेरा क्लियर नहीं हो पाया था। मैंने तैयारी की थी लेकिन उस साल कंपटीशन थोड़ा टफ था तो वो क्लियर नहीं हुआ था मेरा। उसके बाद क्लास 10th में एनटीएससी जो हुआ उसमें मैंने एनटीएससी क्लियर की और मेरा झारखंड स्टेट रैंक 2 रहा था उस साल। तो वो पहला मेरा मेजर ब्रेक थ्रू था। फिर बोर्ड एग्जाम्स में भी मुझे 98% आए थे। और उसके बाद 11th में मैंने, जैसा आपने बताया, केवीपीवाई क्लियर की। AIR 51 था मेरा। और उसके साथ ही मैंने केमिस्ट्री ओलंपियाड जो होता है उसमें झारखंड स्टेट टॉपर रहा मैं। और ये 4 एग्जाम्स अभी तक मैंने मेजरली क्लियर किए हैं। एक जो होता है टर्निंग पॉइंट होता है लाइफ में, तो तुम्हारे लिए वो टर्निंग पॉइंट कब था कि हाँ अब मुझे ये इतने एग्जाम्स क्रैक करने हैं, या फिर मुझे रिसर्च में जाना है, या फिर मुझे लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है? ये एक टर्निंग पॉइंट कब आया तुम्हारी लाइफ में? तो असल में मैं क्लास 8 तक एक एवरेज स्टूडेंट ही था। मतलब बहुत, जैसा मैंने आपको बताया, कोई स्पेशल एग्जाम्स मैंने क्लियर नहीं किए थे। क्लास 9 की शुरुआत में हमारे केमिस्ट्री टीचर ने हमें बोला था कि जो लोग एनटीएससी और केवीपीवाई क्लियर कर लेते हैं उनका जेई भी क्लियर हो जाता है। तो उस समय मतलब हमारे मन में एक रहता है कि अरे जेई बहुत ही बड़ा एग्जाम है, 15 लाख बच्चे दे रहे हैं, या फिर नीट बहुत ही बड़ा एग्जाम है, 10-12 लाख बच्चे दे रहे हैं। तो उतना बड़ा टारगेट सोच के ही डर लगने लगता है। लेकिन जब सर ने हमें बोला कि आप पहले केवीपीवाई एनटीएससी पर फोकस करके एक बार देखिए, तो वो थोड़ा रीचेबल टारगेट लगता है। मतलब हमें खुद से लगता है कि हो सकता है हम 20 लाख बच्चों के साथ कॉम्पीट नहीं कर पाए, पर ये जो 1-2 लाख कर रहे हैं इस एग्जाम में, हम इसे एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट वहीं पर आया। उसके पहले मैं बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता था मतलब पढ़ाई पर। लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि ये 2 एग्जाम क्लियर करके देखते हैं, अगर ये हो जाते हैं तो फिर जेई का ट्राई करेंगे। हाँ, ये तो है। पता है, हमारे भी टीचर्स बोलते थे कि जेई एक काफी बड़ी जर्नी है, तो आप स्टार्ट करो, पहले 10th में आप एनटीएससी दो, फिर 11th में आप केवीपीवाई दो, फिर जेई, फिर वो जर्नी काफी ज्यादा सिंपल हो जाती है। हाँ। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जैसे तुमने एग्जाम दिया, तो एग्जाम देने के बाद और इतने अच्छा रैंक आने के बाद तुम्हारी मेंटालिटी में क्या चेंज आया है? सबसे पहला चेंज है कि हमारी कॉन्फिडेंस अंदर से बढ़ जाता है। मतलब पहले मैंने आपको बताया कि एक डर रहता है अंदर से कि मैं नहीं कर पाऊंगा। मतलब हमें लगता है कि 20 लाख बच्चे हमारे सामने, मैं क्या ही कर लूंगा। लेकिन जब आप ऐसे छोटे छोटे करके आप धीरे धीरे एग्जाम्स क्लियर करते हैं तो वो डर खत्म हो जाता है आपके मन से। आपको लगता है कि ठीक है, भले ये टफ है, लेकिन अगर मैं अपना 100% दूं तो हो सकता है मेरा निकल जाए एग्जाम, हो सकता है मुझे अच्छा रैंक आ जाए। तो ये चीज इसीलिए एग्जाम्स क्लियर करके मुझे लगता है मेरे अंदर सबसे बड़ी चेंज यही आई है कि अब वो डर नहीं है किसी भी एग्जाम का। मतलब आगे बढ़ने में अब मुझे डर नहीं लगता है उतना ज्यादा। मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड आ गई है। हाँ हाँ, कि अब है दिक्कत तो उसे क्लियर करेंगे बिना डरे। अ, अब जैसे मान लो कोई स्टूडेंट अभी 10th में और वो एनटीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है, तो तुम क्या टिप्स देना चाहोगे कि एनटीएससी रिलेटेड? सबसे पहला मेजर जो एडवाइस है मेरी, वो ये है कि एनटीएससी में एसएसटी और बायो में मैंने देखा है कि कुछ बच्चे स्ट्रगल करते हैं थ्योरी को लेकर। तो उसके लिए मैं कहूंगा कि आप बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ना करें। आप एसएसटी के लिए अपनी स्टेट बोर्ड की बुक्स या फिर जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उन पर ही स्टिक करें। क्योंकि मैंने अपने ही स्टेट में मेरे कुछ दोस्तों में मैंने देखा था कि वो जनरल नॉलेज की बुक्स, करंट अफेयर्स की बुक, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आप मेजरली जो बेसिक चीजें हैं पहले उस पर फोकस करें, पहले उन्हें क्लियर कर लें, उसके बाद ही किसी और चीज पर बढ़ें। तो ये एक मेजर एडवाइस मैं देना चाहूंगा क्लास 10 के स्टूडेंट्स। और ये जो तुम्हारी जर्नी थी, जैसे एनटीएससी केवीपीवाई है, तो इसमें तो तुमने मिस्टेक्स भी काफी करी होंगी, फिर उन मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करके तुम आगे बढ़े होगे। तो कुछ अपने मेजर मिस्टेक्स बताओ कि और तुमने उसे कैसे टैकल किया, लाइक मिस्टेक्स को। हाँ, तो जैसा मैंने आपको बताया था एनएसी जेएस में मेरा नहीं हुआ था। तो उसी में मेरा
उससे मैंने ये सीखा, मेरी मेजर मिस्टेक जो वहीं पर थी कि मैंने क्लास 9th और 10th पर बहुत फोकस किए बिना क्लास 11th की कुछ चीजें मैं पढ़ने लगा था। तो वो मेरी पहली दिक्कत थी, उसे मैंने ठीक किया आगे जब मैं एनटीसी की तैयारी कर रहा था या फिर बाद में जब मैं केवीपीआई की कर रहा था। तो इसे मैंने हटाने की कोशिश की। और दूसरा था कि जैसा आपको बताया, मैं शुरू से ही थोड़ा डरता था बुक्स को लेकर, क्वेश्चंस को लेकर, मतलब मैं हड़बड़ा जाता था जैसे ही मैं क्वेश्चंस देखता था। तो उसे ठीक करने के लिए मैंने क्वेश्चंस के नंबर्स बढ़ा दिए और जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस वगैरह थे उन्हें पहले से मैं सॉल्व करने लगा। तो इससे क्या हुआ कि थोड़ा सा वो डर खत्म हुआ। तो सारी चीजें उसी डर के अराउंड घूमती हैं। तो उस मिस्टेक को भी ठीक करना मैं चाहूंगा, अगर आगे कोई स्टूडेंट कर रहा हो तो उसे भी ठीक अगर आप कर लें, तो आप इस डर को अंदर से खत्म कर लें, तो आप बेहतर एक्सेल कर पाएंगे चीजों में। तो जैसे कि तुम्हें पता है कि हम शकुंतास में वन ऑन वन मेंटरशिप को प्रमोट करते हैं। लाइक आप डायरेक्टली अपने मेंटर के थ्रू कनेक्टेड रहेंगे और पूरी जर्नी में आपको वो हाँ। मोटिवेट या गाइड करते रहेंगे। तो तुम्हारे हिसाब से एक मेंटर का क्या इंपॉर्टेंस रहता है एक जो एस्पिरेंट होता है उसके लाइफ में? हाँ, तो जैसे मैंने आपको बताया, मेरे केमिस्ट्री टीचर जो थे उन्होंने मुझे एक लाइफ चेंजिंग बात बताई थी। तो वैसे ही आपको समय समय पर अलग अलग जो एक्सपीरियंस लोग हैं जिन्होंने पहले ये सारी चीजें की हैं या फिर उन्होंने बाकी लोगों को हेल्प किया है ये क्लियर करने में, उनसे बातें करती रहनी चाहिए। क्योंकि हो सकता है आप अच्छा कर रहे हैं या फिर आप अच्छा नहीं भी कर रहे हैं। तो अगर कोई एक्सपीरियंस आदमी आपको बताता है उसके बारे में या फिर आपको समय समय पर गाइड करता है, आपकी मिस्टेक्स को वो सुधारता है, आपकी जो दिक्कतें आ रही हैं उन्हें वो ठीक करने की कोशिश करता है, तो ये काफी बेहतर हो सकता है आपकी जर्नी के लिए। और हो सकता है आप खुद से भी क्लियर कर लेंगे एग्जाम, लेकिन आपको अपना पूरा पोटेंशियल रियलाइज करने के लिए इन मेंटर्स की हेल्प लेनी ही चाहिए। क्योंकि आपको लाइफ में किसी को कोई एक इंसान ऐसा होना चाहिए जिसके पास आप कभी भी जा सकें अपनी दिक्कतों को लेकर। और ऐसी दिक्कतें आएंगी आपको आगे भी, तो उनके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे अभी भी मैं काफी स्टूडेंट से बात करता हूँ तो उनका एक मेजर इशू रहता है कि सर टाइम कैसे मैनेज करें या फिर डिस्ट्रैक्शन से कैसे ओवरकम करें। तो तुमने कैसे करा था? लाइक तुमने टाइम कैसे मैनेज करा था, कितने घंटे पढ़े थे, या फिर डिस्ट्रैक्शन से कैसे डील करा था? हाँ सर, तो मैं तीनों पर आता हूँ एक एक करके। सबसे पहला कि टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं कहूंगा कि जितनी ज्यादा आप प्लानिंग कर सकें, मतलब सिर्फ प्लानिंग नहीं, प्लानिंग और उसका एग्जीक्यूशन कर सकें, तो वो उतना ही अच्छा होगा। जैसे मान लीजिए आप सोने के पहले कल का प्लान बना लें नॉर्मल दिनों पर, तो आप कोशिश करें कि उस शेड्यूल को आप फॉलो करें, आप एक ब्रॉड प्लान बनाकर रख लें। वैसे ही कोई एग्जाम आ रहा हो तो उस एग्जाम के 1-2 वीक पहले एक प्लान बना लें कि आप रिवीजन कैसे करेंगे उस एग्जाम के लिए। तो इस तरह से जितना ज्यादा आपकी प्लान रहेगी चीजें, उतना ही आप बेहतर अलग अलग चीजों की तरफ टाइम दे पाएंगे। होता क्या है कि हम लोग एग्जाम के पहले हड़बड़ा जाते हैं, हमें लगता है ये नहीं किया हुआ है, वो नहीं किया हुआ है, और इस चक्कर में बहुत सारा समय एक दूसरे बुक को चेंज करने में ही लग जाता है। तो इससे बचने के लिए आप पहले ही एक स्ट्रैटेजी बना लें। आपको पता है कि आपका वीक सब्जेक्ट ये है, तो उसे थोड़ा ज्यादा टाइम दे दीजिए। आपका जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसे आप लास्ट में कर सकते हैं। तो ऐसे करके आप अगर एलोकेट पहले ही कर लेंगे तो वो चीज आपको लास्ट में हड़बड़ी से बचाएगी और आपके टाइम को भी बचाएगी। उसके बाद है कि डिस्ट्रैक्शंस जो होते हैं हमारी लाइफ में, उसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अपने स्ट्रगल को याद करिए। मतलब इसके पहले आपने कितनी मेहनत की है, आपके पेरेंट्स ने कितनी मेहनत की, इन चीजों को आप याद रखें तो उतना ही बेहतर है। जैसे एक कोट है, मैंने अपने टेबल के सामने इसे लगा कर रखा है, यू डिडेंट कम दिस फार ओनली टू कम दिस फार। मतलब आप इतनी दूर आए हैं, पर क्या आपको इतनी ही दूर आना था? क्या आपने वो सब पा लिया जो आप चाहते थे? तो ये चीज अगर आप याद रखेंगे तो आगे आप जब भी डिस्ट्रैक्शन की तरफ बढ़ेंगे तो आपको अपने ही मन में ये चीज याद आएगी कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत कुछ है जो मुझे करना है आगे, और उन सारी चीजों को अचीव करने के लिए मुझे फोकस रहना है, मुझे आगे बढ़ते रहना है। उसके बाद है कि कितने घंटे आप एलोकेट करें, तो उसके लिए मैं कहूंगा कि आप फिक्स मत करिए अपने आप को। आप एक फ्लेक्सिबल रूटीन टाइप का बनाइए। मतलब आप मान लीजिए आप मिनिमम 4-5 घंटे दे रहे हैं पढ़ाई को, उसके ऊपर आप जितना जा सकते हैं उतना जाने की कोशिश करिए। हो सकता है किसी दिन आपको कोई असाइनमेंट कंप्लीट करना हो या फिर आपका कोई टेस्ट आ गया अचानक से, तो उन सब के हिसाब से आपको एडजस्ट करते रहना चाहिए। कि अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी रखेंगे अपने रूटीन में, तो न सिर्फ आपके लाइफस्टाइल में आपको हेल्प करेगा, आपके हेल्थ वगैरह पर भी फोकस करने में, लेकिन जब आपको एग्जाम में मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जो आपने कभी नहीं देखा है, तो आपका माइंड जितना ज्यादा फ्लेक्सिबल रहेगा, जितना ज्यादा एडजस्ट कर पाएगा इन चीजों को, उतना ही बेहतर होते जाएगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि आप कोशिश करिए प्लानिंग करने का। आप एक रात पहले ही प्लानिंग कर लीजिए या फिर आप 2-3 हफ्ते पहले कर लीजिए प्लानिंग। तो आप ऐसा प्लानिंग करके एक एडजस्टेबल रूटीन बनाइए जिससे आप घंटों को एडजस्ट कर सकें और अपने काम के हिसाब से पढ़ाई कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल। और जो तुमने कोट बोली थी वो काफी डीप कोट है। तो मैं सारे एस्पिरेंट्स को वही बोलूंगा कि हमेशा ये स्ट्रगल याद रखना कि कभी तुम्हें क्विट नहीं करना, और तुम कहाँ से आए हो वो कभी नहीं भूलना चाहिए। अच्छा, एक और पॉइंट है कि जैसे स्टूडेंट्स बताते हैं कि अब तो जैसे डिजिटल इंडिया का जमाना है और काफी सारे डिस्ट्रैक्शन है स्मार्टफोन वगैरह में भी, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया। तो स्मार्टफोन्स को एक पॉजिटिव वे में यूज कैसे किया जाए?
उसके लिए मैं कहूंगा जैसा ऊपर मैंने बताया डिस्ट्रैक्शंस को लेकर, वैसे ही आप डिसिप्लिन बनाने की कोशिश करिए। वो कोड तो आपको याद रखना ही है, तो आप एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट रख लीजिए अपने लिए। मान लीजिए आपको 2 घंटे देना है, या फिर जैसे आप कोई एजुकेशनल चैनल देख रहे हो या फिर मेंटरशिप आप ले रहे हो, तो उस केस में आप यूज करें स्मार्टफोन को। आपको जितनी देर करना पड़ रहा है, 40 मिनट, 1 घंटा। लेकिन उसके बाद आप जितने भी एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए यूज कर रहे हैं, उसके लिए आप पहले से कोई प्लानिंग करके कोई शेड्यूल टाइप का रखिए कि दोपहर में मैं आधे घंटे दूंगा, या फिर रात में मैं सोने के पहले 15-20 मिनट देख लूंगा। तो ऐसे अगर आप कैटेगराइज करके रखेंगे, उसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक अलार्म टाइप का लगा लीजिए अपने फोन में, कि आपको वो हर 20 मिनट पर नोटिफाई कर दे, या फिर फोन पकड़ने के पहले, फोन लेने के पहले ही आप 20 मिनट का अलार्म लगा कर रख दीजिए। होता क्या है कि हम लोग टाइम का पता नहीं चलता है, हम जब फोन स्क्रॉल करने लगते हैं एक बार, तो उस चीज से हमें बचना है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टाइम किल कर सकता है। और आप वही डिसिप्लिन बनाकर रखिए अपना, डिस्ट्रैक्शन से जितना ज्यादा हो सके जो भी अननेसेसरी चीजें हैं उन्हें हटाने की कोशिश करिए। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे कि अभी तुमने केवीपीवाई भी क्लियर कर लिया है, तो अब तुम्हारे फ्यूचर प्लान्स क्या है? लाइक फ्यूचर में तुम कैसा श्लोक को देखना चाहोगे? मैंने केवीपीवाई जब क्लियर किया तो उससे रिलेटेड ही मैंने ढूंढा रिसर्च फील्ड के बारे में कि क्या है असल में, कैसे रिसर्च होती है। तो इन सारी चीजों को जब मैंने देखा तो मुझे काफी इंटरेस्ट आया रिसर्च के फील्ड में। मतलब एग्जाम क्लियर करने के पहले तो बहुत ज्यादा मैं नहीं सोचा था उस बारे में, एग्जाम जब तक क्लियर नहीं हुआ तब तक मैं रुका हुआ था। पर उसके बाद मैंने थोड़ा ढूंढा कि रिसर्च फील्ड क्या होती है, और मैंने लास्टली डिसाइड किया कि आईआईसी बैंगलोर जो है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, उसमें मैं एडमिशन लूंगा और वहीं से अपने रिसर्च करियर को थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। मुझे टीचिंग में भी थोड़ा इंटरेस्ट है, तो मैं उससे भी थोड़ा डिस्कवर करते रहता हूँ। बीच बीच में मैं कुछ बच्चों को हेल्प करता हूँ अगर वो लोग मुझसे पूछते हैं तो। और मैं चाहता हूँ कि फ्यूचर में मतलब मेरा जो इंटरेस्ट है मैं उस पर स्टिक करके रहूं, और मतलब लाइफ को थोड़ा अच्छे डायरेक्शन में ले जा सकूं। बिल्कुल बिल्कुल। और चलो एक फाइनल क्वेश्चन करते हैं कि अगर श्लोक अभी कोई 11th में बच्चा है और उसने केवीपीवाई का नाम भी नहीं सुना है, तो फिर तुम उसको कैसे टिप्स दोगे कि वो कैसे अपना केवीपीवाई का जर्नी स्टार्ट करे? मान लीजिए अगर किसी को ये जर्नी स्टार्ट करनी है, तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि आप अंडरस्टैंड करिए कि इसके बेनिफिट्स क्या है। आप हो सकता है आपको जेई की तैयारी, आपको नीट की तैयारी करनी हो रही हो, लेकिन अगर आप बीच में केवीपीवाई क्लियर कर लेते हैं तो वो एक आपके लिए मेजर कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। आपको पता होता है कि आप देश के 1,000 बच्चों में हैं। इसके साथ ही अगर आप केवीपीवाई क्लियर कर लेते हैं तो आपके पास एक सिक्योर्ड कॉलेज भी होता है। आप इन बेनिफिट्स को अगर आपने समझ लिया है, तो फिर आप अपने टारगेट को समझिए। मान लीजिए कि आपको जेई या नीट करना है, तो केवीपीवाई ऐसे जो 11th में केवीपीवाई होते हैं उसमें चारों सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। आप अपने नॉन डोमिनेंट, मतलब अगर आप जेई एस्पिरेंट हैं तो बायोलॉजी आप छोड़ सकते हैं, मतलब थोड़ा बहुत करके 10th 9th की पढ़ के चली जाइए। और अगर आप नीट एस्पिरेंट हैं तो आप मैथ्स छोड़ सकते हैं, मैथ्स में भी आप 9th 10th का करके चले जाइए। तो इस तरह से आप अपने टारगेट को समझिए, आपको कितना रैंक लाना है, आपको कितना स्कोर लाना है। ये सारी चीजें जब आप समझेंगे तो आपको मदद मिलेगी, और आगे चलकर आप, अगर मान लीजिए आप कभी रिसर्च करियर को चूज करते हैं केवीपीआई के बाद, तो उसमें भी आपको एक मदद मिलेगी। जैसे मैंने खुद ये डिस्कवर किया, मतलब मेरे रिसर्च को लेकर इंटरेस्ट को केवीपीआई देने के बाद। जब तक मैं केपीआई की तैयारी कर रहा था, मैं बस इसे एक प्रैक्टिस एग्जाम की तरह लेके चल रहा था। मुझे लग रहा था कि ठीक है, जैसा मैंने बताया कि सर ने मुझे बोला था कि केपीआई जो क्लियर कर लेते हैं, तो बस उसी चीज को मैंने ध्यान में रखकर मैं चल रहा था। और क्लियर करने के बाद मैंने इससे जुड़े चीजों को डिस्कवर किया। तो इसे भी आप सीरियसली दें, और आप कोशिश करें जितना बेहतर हो सके आप करें, लेकिन आप बहुत ज्यादा हैम्पर भी ना करें अपने प्रेजेंट प्रिपरेशन को। बिल्कुल बिल्कुल। श्लोक, बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके। काफी एक इंस्पिरेशनल जर्नी थी तुम्हारी, और आई एम श्योर एस्पिरेंट्स को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिला होगा तुम्हारी जर्नी से। तो थैंक यू श्लोक, शकुंताज में आने के लिए। थैंक यू सर। क्या आप भी आईआईटी जेईई और नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? आज ही अपना एक मेंटर चूज करिए फ्रॉम टॉप मेडिकल एंड इंजीनियरिंग कॉलेजेस, जैसे कि आईआईटी दिल्ली हो गया, आईआईटी बॉम्बे हो गया, एम्स दिल्ली हो गया, मेमसी हो गया। इन टॉप कॉलेजेस से आप अपना मेंटर चूज करिए फ्रॉम मेंटर्स कैफे एट जस्ट 49।